हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान लान कॉर्पोरेशन में अपनी विजिट करने के लिए गया था, या यूँ कहो इपो को इनवाइट करने के लिए गया था उसके बॉल फंक्शन में उसकी डेट बनने के लिए। और एंड ऑफ द टाइम उसने ये सवाल पूछ ही लिया, गा विल यू बी माई डेट। अब इसके आगे जान को खुद भी नहीं पता था कि उसे इस वक्त कितनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक तो ईपो के सामने है, उसके लिए पूछना आसान नहीं है, और दूसरा यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई एक और शख्स है, और वो कोई और नहीं बल्कि यांग है, जो कोई मौका नहीं छोड़ता सान की टांग खींचने का। अब सान इस वक्त जिस तरीके से वो उसे पूछ रहा है वो पक्का जानता है कि यांग उसे वापस टीज करेगा, लेकिन अभी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये सवाल इंपॉर्टेंट है जो उसे ईपो से पूछना है, क्योंकि टाइम अब नहीं बचा है और उसे तैयारी भी तो करनी है। हाँ, स्पेशल तैयारी जैसे कि ड्रेस की। इसीलिए सान बस अपनी डेजलिंग आइज के साथ ईपो को देख रहा था, और वहीं ईपो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा शॉक नज़र आ रहा था। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अनरीडेबल थे। वो बिल्कुल किसी स्टोन या स्टैचू की तरह वो सान को बस सिर्फ अनब्लिंकिंगली देख रहा था, लेकिन जब तक कि ईबो के इंटरकॉम के ऊपर एक मैसेज नहीं आता। सेक्रेटरी जो ने कहा, सर आपकी मीटिंग का समय हो चुका है, वी आर वेटिंग फॉर यू इन द कॉन्फ्रेंस रूम। ये कहते के साथ मैसेज तो बंद हो गया था, लेकिन अब इस ऑफिस के अंदर कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी थी। यांग जो दूर से सीनरी को देख रहा था, वहीं जान बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ईबो को डिस्टर्ब कर दिया, और वहीं ईबो अभी भी उस शॉक में था कि उसे जवाब क्या देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इन्विटेशन कार्ड है, इस इन्विटेशन कार्ड के पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जान की डेट बनना, ईबो अगर चाहे भी तो इस चीज़ का मतलब बहुत कुछ निकल सकता है, और इस वक्त ईबो बहुत हॉट मीडिया के टॉपिक के ऊपर है, और अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो मीडिया कुछ से कुछ छाप देगी। इसीलिए ईबो को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा, क्योंकि गलती से भी अगर ये न्यूज़ सान के साथ उसका नाम कनेक्ट कर गई, वो भी किसी और एंगल में, तो कहीं ना कहीं उसकी और सान की इमेज भी ट्रेनिश हो सकती है। इसीलिए ईबो को यही सोचना होगा, और इसीलिए वो थोड़ा शांत था और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी सान ने इस सिचुएशन के इस माहौल को भांपते हुए अपनी अटकती या कहो अनकंफर्टेबल सी वॉइस में कहा, कोई बात नहीं, आई थिंक आपको पहले मीटिंग के लिए चले जाना चाहिए। मैं बाद में आपसे पूछ लूँगा, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, ओके। हाँ, आप इस बारे में बाद में जवाब दे सकते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। ये कहते हुए सान अपने हाथों से खेल रहा था, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा था अपने चेहरे पे उन एक्सप्रेशंस को मेंटेन करने की, और वहीं ईबो भी समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को हल्का सा कसा, लेकिन फिर सान को नोट किया, अपने आप को वहाँ से खड़ा किया, फाइल को उठाया और उस इन्विटेशन कार्ड की तरफ एक नज़र किया, फिर सान की तरफ देखा, फिर यांग की तरफ देखा, जो कि ऑलरेडी उसे देख रहा था अपनी उस इंटेंस निगाहों से। ईबो ने गल्प किया, उस इन्विटेशन कार्ड को उठाकर अपनी फाइल में रखते हुए कहा, जान इसके बारे में मैं तुमसे लौटते वक्त बात करूंगा, ओके, इज दैट ओके। जान ने कहा, हाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना। ये कहते हुए जान भी अब खड़ा हो चुका था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जान का वो चेहरा, और उसके अंदर चाहे जान कितनी भी कोशिश कर ले मुस्कुराहट दिखाने की, उसकी आंखों के पीछे छुपी हुई वो जो मायूसी है, जो अपसेटनेस है, जो सैडनेस है, वो किसी भी हालत में पढ़ सकता है, लेकिन अभी वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसे इस बारे में सोचना होगा, और अच्छे से किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद तभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना होगा। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए कुछ देर यहाँ वेट करोगे। जान ने कहा, इट्स ओके का, मैं आपके यहाँ वेट करूँगा। इसके बाद ईबो ने यांग की तरफ देखते हुए कहा, और तुम। यांग ने कहा, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम द गार्जियन एंजल ऑफ माई बेबी। मैं इसका ख्याल रखूँगा तुम्हारी एब्सेंस में, और पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा बेबी मेरे साथ एंटरटेन फील करे। ओके माय लव, तुम आराम से जा सकते हो। ये कहते के साथ ही यांग ने जान के कंधे में हाथ डाल लिया था, और जान अपनी जगह पर स्टिफ हो गया था, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल यांग ने अभी ईबो के साथ किया है वो कितने ऑकवर्ड साउंड कर रहे हैं, या यूँ कहो कितने ज़्यादा गॉश साउंड कर रहे हैं। जान ने लगभग घूर कर यांग की तरफ देखा और उसको लगभग तेजी के साथ एल्बो किया, और वो एल्बो इतना वैसा आसान नहीं था, क्योंकि वो चीज़ बहुत जोर से जाकर यांग को लगी थी, लेकिन यांग ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को जरा भी इधर से उधर नहीं होने दिया, यहाँ तक कि उसने जान के ऊपर से अपनी पकड़ को भी ढीला नहीं होने दिया। वो भी अपने फेस के ऊपर वही चार्मिंग सी स्माइल दिखा रहा था, अश्योरिंग स्माइल, जो ईबो से कह रही थी, जाओ बेबी अपना काम करो, मैं तुम्हारी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वही जान पूरी कोशिश कर रहा था यांग की उस एम्बुलेंस से छूटने की, लेकिन उसने भी अपना कंपोजर बनाए रखा, क्योंकि वो ईबो को फालतू की टेंशन नहीं देना चाहता था। वो ईबो के सबसे ज़्यादा अनोइंग फ्रेंड को ना चाहते हुए बर्दाश्त कर रहा था, सिर्फ ईबो के लिए, क्योंकि एक बार ईबो यहाँ से जाए
तब वो यांग को बताएगा। इसीलिए दोनों अजीब सी मुस्कुराहट लिए ईबो की तरफ देख रहे थे और वह ईबो इन दोनों के बीच की जो एक गर्माहट थी उसको समझ तो रहा था, लेकिन इस बीच में बोलने की बजाय उसने सिर्फ नोट करा और जहान को कहकर गया कि वो भी कुछ देर बाद वापस आएगा। ये कहते के साथ ही वो अपने कैबिन से बाहर निकल गया था जहाँ पर ऑलरेडी सेक्रेटरी जुओ उसका वेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ईबो ने कैबिन खाली किया, जहान ने लगभग यांग को झकझोरते हुए खुद से अलग करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे थे आप? यांग ने बहुत ही प्लेफुली हंसते हुए कहा, मैंने क्या कहा, मैं तो सिर्फ माय लव से बात कर रहा था और तुम्हारी कस्टडी इस वक्त मेरे हाथों में है, तो माय लिटिल बॉय शैतानी करना बंद करो और चुपचाप से जाकर वहाँ टेबल पर बैठो। तो कहते के साथ ही उसने इशारा किया। जहान ने लगभग फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कहा, बेबी कौन आपका बेबी है और आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे गा को लव कहने की? वो सिर्फ मेरी लव है, क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? ये कहते हुए जहान लगभग यांग को क्लियर कर रहा था, पर यांग को तो जहान के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे कि वो बस अपनी हंसी को रोक कर खड़ा था। वो जहान को और ज़्यादा टीज करना चाहता था क्योंकि उसके ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं से थ्रिल दे रहे थे। इसीलिए उसने अपनी बात को और बड़ा चढ़ाते हुए कहा, माय बेबी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सच में नहीं पता, मैं और ईबो वहाँ जब हॉस्टल रूम में एक साथ रहते थे ना, तो माय लव मेरी एम्ब्रेस में ही आराम करता था। तुम्हें पता है जब से नींद नहीं आती थी ना तो हम लोग एक साथ बेड शेयर करते थे और वो रातें, हाँ मुझे आज भी वो रातें याद कर कर सच में एक थ्रिल महसूस होता है। क्या तुम सुनना चाहते हो उन कहानियों को? ये कहने के साथ यांग जहान की तरफ देख रहा था। वही जहान का पूरा चेहरा गुस्से से इस वक्त लाल पीला हो चुका था। उसका मन कर रहा था इस यांग को वो इतनी जोर से पंच करे कि इस यांग का ये जो खूबसूरत चेहरा है ना, चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान बन जाना चाहिए, लेकिन उसने पता नहीं खुद को कैसे रोक रखा था। उसकी मुट्ठियाँ बहुत तेजी के साथ कसी हुई थी और उसने अपने लगभग जबड़े भींचते हुए कहा, हाँ आपको नहीं लगता कि आपको गलतफहमियां पालने का बहुत ज़्यादा शौक है? मैं अपने गा को आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। क्या आपको पता है गा को किसी का टच पसंद नहीं है, किसी का भी नहीं, फिर वो चाहे कोई भी हो। और आप जितना बकवास कर रहे हैं ना, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप सिर्फ मुझे टीज कर रहे हैं। मैं द स्मार्ट शाहजहान हूँ और मुझे कोई बुली नहीं कर सकता क्योंकि मैं सबको बुली करता हूँ। शायद आपको मेरे बारे में पता नहीं है। ये कहते के साथ जहान बिल्कुल किसी किंग स्टाइल में जाकर ईबो की चेयर पर बैठ गया था। उसके बाद उसने अपनी डार्क गेज को यांग के ऊपर किया और अपनी आवाज़ को कम्प्लीटली चेंज करते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव और मेजेस्टिक वॉइस में कहा, आपको पता है ये चेयर, इस पर बैठा हुआ इंसान, ये पूरा ऑफिस, उनका दिल, उनकी सोल, उनकी बॉडी, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय मी, ओनली मी, एंड आई एम द वन, ओनली वन हु इज़ रिटन इन हिज डेस्टिनी। आई डोंट नो कि आप क्या बकवास कर रहे हैं और मैं अपनी बकवास पर यकीन भी नहीं करना चाहता, लेकिन यकीन मानिए जो चीज़ शाहजहान की है वो सिर्फ शाहजहान की है और वांग की वो सिर्फ मेरा है। और पहले मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब मैं अपने फ्यूचर के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। और मैं जानता हूँ आप सिर्फ मेरे साथ खेल रहे हैं, तो यांग गागा हाँ प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए और सच में मुझे कंपनी दीजिए। मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ गा के बारे में, तो क्यों ना हम लोग फ्रेंड बनकर एक दूसरे से बात करें। एक साथ साथ एकदम से स्विच हो गया था। वो जो डार्क पर्सनैलिटी, जो डार्क ऑरा उसकी आंखों में नजर आ रहा था, वो जैसे कहीं हवा में गायब हो गया हो और वापस उसके चेहरे के ऊपर वो प्लेफुल वाली स्माइल आ गई हो। यांग तो एकदम से शॉक में था, शॉक में उस आवाज़ के ओनर के जो उसने अभी अभी सुनी थी, लेकिन एकदम से उसके फेस के ऊपर भी वही स्माइल आ गई, वही मिस्टीरियस सी स्माइल जिससे वो खेलना बहुत पसंद करता है क्योंकि वो भी एक नंबर का प्लेयर है। इसीलिए वो भी चेयर पर आकर बैठ गया और उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम चीज़ कुछ और हो, सच में कुछ और हो और तुम सूट करते हो ईबो को। जहान ने लगभग मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, और मैं उन्हें सिर्फ सूट ही नहीं, मैं तो उन्हें पैंट कोट सब करता हूँ, समझ आया आपको? ठीक है, के साथ जहान ने विंक किया। यार ने लगभग हंसते हुए कहा, तुम भी ना सच में बहुत फनी हो, बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा वो कोल्ड प्रिंस अचानक से तुम्हारे हिस्से में कैसे आ गया, और तुम सच में उसकी पर्सनैलिटी से बहुत अलग हो। ठीक है, के साथ यांग मुस्कुराने लगा। जहान ने भी अपनी चेयरफुल आवाज़ में कहा, यकीन मानो यांगा, आपको देखकर भी मुझे यही लगता है कि आप गा की पर्सनैलिटी से बहुत अलग है और मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने आपको फ्रेंड कैसे बना लिया, लेकिन वो आपको सच में बहुत मानते हैं, सच में। जहान की ये बात सुनकर एकदम से यांग शांत हो गया। उसके फेस की वो स्माइल कहीं काफिर हो गई और वो सीरियस हो गया। जहान ने जब ये देखा तो वो भी सीरियस हो गया। अब दोनों एक साथ एक दूसरे को आमने सामने से देख रहे थे। जहान ने कहा, क्या हुआ, आप शांत क्यों हो गए? यांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जहान ने कहा, ऑफ कोर्स बात बहुत सिंपल है, गा, आप जितना गा को समझते हैं मैं भी उतना गा को समझता हूँ, और गा एक ऐसे शख्स है जो बहुत जल्द किसी के पास आ नहीं सकते, किसी के सामने खुल नहीं सकते, लेकिन वो आपके सारे मजाक को आराम से सुन लेते हैं। आपके अलावा अगर कोई और गा को माय लव कहकर बुलाने की हिम्मत करेगा ना, तो आई एम श्योर वो इंसान अब तक यहाँ खड़े होने की हालत में नहीं होता। एंड आप उन्हें बहुत प्लेफुली चीयर करते हैं, टीज करते हैं, इतना तो हाउशॉन का भी नहीं कर पा रहे थे। तो आई एम श्योर आपका और उनका रिश्ता सच में स्पेशल है। और बाकी आपकी बात रही मुझे छेड़ने की, तो आप मुझे टीज कर सकते हैं क्योंकि मैं रिवेंज लेना और जवाब देना बहुत अच्छे से जानता हूँ।
तो हमारी अच्छी जमेगी। ये कहते के साथ शान और यांग अब आपस में बातें करने लगे, काफ़ी सारी बातें, और इस बीच में काफ़ी सारा समय गुजर गया था। लगभग 2 घंटे हो चुके थे। जान और यांग भी अब बोर हो गए थे। जान ने कहा, गा अभी तक क्यों नहीं आए? यांग ने कहा, क्यों हम उसे देखने चले? जान ने कहा, आर यू श्योर? यांग ने कहा, ऑफ कोर्स, यहाँ बैठे बैठे अब तो बोर ही हो रहे हैं ना, और वैसे भी अब मैं तुमसे बहुत बातें कर चुका हूँ और तुम भी अच्छा खासा बोल चुके हो, तो अब मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुनना चाहता। और वैसे बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? ये मुझसे किस बारे में पूछ रहे थे। एक साथ जान और यांग अब गेट के बाहर आ गए थे। जान ने कहा, मैं आपको क्यों बताऊँ? यांग ने कहा, ओ बताओ भी, हमने इतनी सारी बातें की, मैंने इतनी सारी बुक के सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर की, अगर और भी जानना चाहते हो तो तुम्हें बताना ही होगा। एक के साथ वो लोग फाइनली कॉरिडोर में आ गए थे और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जान ने लगभग अपनी साए आवाज़ में कहा, हाँ एक्चुअली कल मेरी फेयरवेल पार्टी है और मेरे पास अभी तक कोई डेट नहीं है। यांग ने कहा, क्या? तुम देखने में तो सच में बहुत हैंडसम हो, और मैं इस सच में टीज़ के लिए नहीं कह रहा, तो पास डेट क्यों नहीं है? जान ने पाउट बनाते हुए कहा, क्योंकि मैंने अभी तक कहा से पूछा ही नहीं, और आज हिम्मत कर पूछा तो। ये कहते कहते जान शांत हो गया। यांग कहीं ना कहीं जान की बातों का मतलब समझ गया था, और अब दोनों फाइनली उस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर आकर खड़े हो गए। उस बड़े से मिरर के अंदर वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मीटिंग जो चल रही थी वो साफ नजर आ रही थी, और जान और यांग एकदम से रुक गए। जान का वो सवाल और यांग की वो बातें जैसे कुछ पल के लिए हॉल्ट पर चली गई, क्योंकि सामने का नज़ारा देखकर दोनों ही मेस्मराइज हो गए थे। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, और ईपो इस वक्त मेन चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। उसके प्रेजेंस के अंदर सब लोग सर झुकाकर लगभग इस तरीके से खड़े हुए थे जैसे कि किसी किंग के सामने उनकी सभा खड़ी हुई हो, और ये चीज़ देखकर कोई भी इंसान अमेज हो जाएगा। ईबो का ऑरा, उसकी आइज, उसकी पर्सनैलिटी, एवरीथिंग वॉज मेस्मराइजिंग। और वो इस वक्त शायद उस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ सबसे कम उम्र का शख्स था, लेकिन फिर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं भी उसकी पर्सनैलिटी को एक कदम नीचे नहीं करने दे रही थी, बल्कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ही इंटिमिडेटिंग लग रहा था। और ये चीज़ यांग और जान की आंखों में जैसे बस गई हो। कुछ देर तक ऐसे ही सामने के नज़ारे को देखते रहे, और ये वो जिस तरीके से उस मीटिंग को लीड कर रहा था, दैट वॉज ट्रेमेंडस। बाहर से देख कर ये सिनेरियो एक सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी का लग रहा था, और जान इस चीज़ में बिल्कुल मेस्मराइज हो गया था। तभी उसे एक आवाज़ आती है, तुम्हें पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने बहुत मेहनत की है। इस आवाज़ ने जान का जो स्टांस था उसे तोड़ दिया। उसने अपनी नज़रों को उठाकर यांग की तरफ देखा, जो ऑलरेडी ईबो को देख रहा था। जान ने कहा, मतलब? यांग ने कहा, तुम्हें पता है यूएसए में हम लोग बिल्कुल किसी कॉमन पीपल की तरह रहते थे, कोई लग्जरी नहीं, कोई हाइप नहीं, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सोबर। तुम्हें पता है जब हमारा वीकेंड पर ब्रेक होता था या फिर हम लोग सेमेस्टर एंड होते थे तो हम लोग अपनी पार्ट टाइम जॉब्स किया करते थे। जान को ये बात सुनकर एकदम से शौक लगा। उसने कहा, पार्ट टाइम जॉब्स? फिर क्यों? यांग ने कहा, जस्ट बिकॉज हम लोग अपनी स्किल्स को बेटर करना चाहते थे। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्किल आपको तभी मिल सकती है जब आप सब कुछ पीछे छोड़कर अपने आप को उस फील्ड में उतारो जहाँ आप सच में स्ट्रगल करो हर एक चीज़ के लिए, और जानो एक एक पैसे की वैल्यू क्या होती है। और हमने ये किया था, बहुत छोटी छोटी जगहों पर जाकर हमने काम किया। वीकेंड्स पे हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स किया करते थे, और जब हमारे सेमेस्टर ब्रेक हो जाते थे तो हम फुल टाइम किया करते थे। और एक जगह नहीं, ना जाने कितनी सारी जगहों पर हमने ट्राई किया है। हमने पूरा सेमेस्टर इसी तरीके से निकाला, फिर वो चाहे हमारी स्कूल लाइफ हो, हमारी बोर्डिंग लाइफ हो, हमारी कॉलेज लाइफ हो, और एंड में जब हमारी मास्टर्स की डिग्री थी तब भी ईबो ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर रात, हर दिन, हर वक्त मेहनत करता था, और मुझे नहीं पता वो इतना ज़्यादा मेहनत करता क्यों था, लेकिन अब ये सब कुछ देख कर लगता है कि हाँ, उसकी मेहनत वर्थफुल थी, और वो अब भी वही कर रहा है। जान, ही वॉज सो बिजी, उसके पास एक दिन की भी फुर्सत नहीं होती थी कि वो हमारे साथ चिल करे। हम लोग मूवीज़ देखने जाते थे या फिर किसी अच्छी जगह पर खाना खाने जाते थे, लेकिन ईबो कभी भी ऐसा नहीं करता था। वो अपने फ्री टाइम के अंदर पजल सॉल्व करता था, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, अपने माइंड को शार्प करता था, क्विज सॉल्व करता था। वो बस ऐसे ही अपना टाइम पास करता था। कभी भी मैंने उसे किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए नहीं देखा, किसी से जोक करते हुए नहीं देखा, किसी से खुलकर बात करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा से एक क्लोज बॉक्स है, एक ऐसा बॉक्स जो हर रात, हर दिन, हर पल बस मेहनत कर रहा है, लेकिन कभी किसी के साथ खुल नहीं रहा। और यही चीज़ है जो उसे हमेशा भीड़ में सबसे अलग बनाती है, और मैं उसे बहुत एडमायर करता हूँ। वो मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल है। ये कहते हुए अब जाकर यांग ने जान की तरफ देखा था, जो ऑलरेडी अपनी आंखों में बहुत सारे इमोशंस लेकर यांग की तरफ देख रहा था। यांग ने कहा, तुम्हें पता है पिछले कुछ सालों में मैं लगभग अपने दोस्त को खो ही चुका हूँ। हमारी बात नहीं होती, अब तो मैसेजेस भी नहीं होते, और मैं मैसेज करता भी हूँ तो वो रिप्लाई नहीं करता। न जाने कितने कितने दिनों पुराने मैसेज उसके पास पड़े होंगे। और मैं समझ सकता हूँ वो बहुत बिजी है, उसने बहुत मेहनत की है, वो बहुत चला है, इसीलिए यूएस में आज उसकी कंपनी बहुत एक्सपेंड हो चुकी है,
और जब कभी वो बीच में यूएस भी आया है तब भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। इसीलिए मैंने और हाउशा ने डिसाइड किया कि हम आज इस साल ईबो से मिलने आएंगे। और देखो अब भी उसके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, या ये मैं कहूँ उसके लिए किसी के पास क्या खुद के लिए भी टाइम नहीं है जान। वो इस पूरे समय जैसे कहीं खो ही गया है। एक मशीन भी आराम कर सकती है लेकिन लान वांग ईबो कब आराम करेगा मुझे नहीं पता। और मैं कब अपने दोस्त को बिल्कुल केयर फ्री देखूंगा, हम लोगों की तरह देखूंगा, नहीं पता मुझे। ये कहते वक्त यांग वापस ईबो को देखने लगा और सान को जैसे अपने मन में बहुत दर्द हुआ हो, एक ऐसा दर्द जो उसे ईबो की तरफ से फील हो रहा था। इस बीच में सान ने अपनी ज़िंदगी जी है, हाँ उसने दोस्त बनाए हैं, उनके साथ पार्टीज़ के लिए गया है, मूवीज़ देखी हैं और बहुत कुछ किया है। क्यों? क्योंकि ईबो का हाथ उसके सर के ऊपर था। ईबो ने उसकी सारी चिंताओं को ले लिया, उसका बिजनेस जिसके लिए सान को पता भी नहीं है कितनी सारी मुश्किलों का सामना किया है और कितनी सारी हर्डल्स को ईबो ने उसके रास्ते में कभी आने ही नहीं दिया, वो सारी टेंशनों को उससे दूर रखा। पर ये सब चीज़ ऐसे ही नहीं हुई। इन बीते कुछ सालों में जब से उसके मॉम एंड डैड गए हैं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट जो उसकी कायम रही है ईबो की वजह से रही है, और वो मुस्कुराहट के लिए ईबो ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, और वो है अपनी ज़िंदगी को खोकर। हाँ जानता है जान ईबो कितनी मेहनत कर रहा है, और ना सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, वो सान के बिजनेस के लिए भी बहुत मेहनत कर रहा है, सान के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उसकी लाइफ को बनाने के लिए। और जान वो क्या कर रहा है? यही सारे सवाल सान के दिमाग में चलने लगे, और वो और यांग ना जाने कितनी देर तक उस मीटिंग को ऐसे ही देखते रहे जहाँ ईबो अभी भी बिजी था। उसने इतना भी ध्यान नहीं दिया था, कोई उसे बहुत इंटेंस निगाहों से बहुत सारे इमोशंस भर कर देख रहा है। 1 घंटा लोग वहाँ ऐसे ही खड़े हो जाता है। यांग बहुत सारे स्ट्रगल्स की स्टोरीज, ईबो के बारे में बातें सान को बता रहा था, और जैसे जैसे यांग बता रहा था कि किस तरीके से ईबो ने अपना एक भी लाइफ का मोमेंट खुशी के साथ नहीं जिया। उनके पास ईबो के कोई हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटोग्राफ्स भी नहीं है, कोई पार्टी करते हुए फोटोग्राफ्स नहीं है, बर्थडे मनाते हुए फोटोग्राफ्स नहीं है। तो सान को बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी अपने गाँव को उन सब चीज़ों से दूर निकालना चाहिए और कहीं दूर ले जाना चाहिए, ताकि वो अपने गाँव को सारी खुशी दे सके, वो उसे बता सके कि ज़िंदगी को ऐसे एंजॉय किया जाता है। वो लोग हाथों में हाथ डालकर मूवी देखें, रोड्स पर चलें, इंजॉय करें, बर्थडे सेलिब्रेट करें, पार्टीज़ मनाएं, लेकिन उसके लिए उसे ईबो का बर्डन बांटना होगा। उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, खुद को मजबूत करना होगा, तभी वो ईबो के कंधों से बोझ को कम कर पाएगा। और सान को ये करना होगा ताकि वो अपने गाँ को वो ज़िंदगी दे सके जो ज़िंदगी में उसके गाँ उसके लिए मुस्कुराएं, खुद के लिए मुस्कुराएं और थम कर सांस ले सके। ये सारे ख्यालात सान के दिमाग में चल रहे थे, तभी अचानक से महसूस होता है कि कोई इसके कंधे पर टैप कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि यांग था। सान एकदम से होश में आया, उसने यांग की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? यांग ने कहा, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ लिटिल बॉय, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? जान को अब रियलाइज हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए हैं। उसने अपने आंसू को तुरंत पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। यांग ने कहा, कम ऑन बताओ भी क्या हुआ है? जान ने कहा, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। यांग ने कहा, जान क्या तुम जानते हो मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ? जान कहा, क्या? यांग ने कहा, या मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं माइंड को पढ़ सकता हूँ, और तुम भी इंटरेस्टिंग हो तो, और हम अभी भी तो फ्रेंड बने हैं, तो ऐसा फ्रेंड ही सही, या यूँ कहो या फिर ईबो का सीक्रेट रिवीलर बनकर, या फिर चाहो तो तुम अपना बड़ा भाई समझकर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। ईबो की तुम्हें हेल्प बहुत हद तक नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे समय ही नहीं देता, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो बताओ क्या हुआ? लेकिन इस वक्त यांग बहुत हम्बल साउंड कर रहा था, और जान को कहीं ना कहीं उसके वर्ड्स के अंदर एक फॉर्मनेस फील हो रही थी। जान ने अपना सर झुकाया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, मैं बस गा के साथ ही सब कुछ बांटना चाहता हूँ। यांग एकदम से शॉक हो गया। उसने कहा, क्या? जान ने कहा, आपको पता है जो कुछ भी आपने मुझे बताया उस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से भी है। यांग एकदम से जैसे चौंक गया। तो उसने कहा, क्यों? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? जान ने कहा, क्या आपको पता है गाइस इस वक्त सिर्फ अपना ही बिजनेस नहीं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं, मेरे बिजनेस को भी संभाल रहे हैं, और यह आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए गाइस इतने बिजी हो गए हैं कि वो घर पर भी बहुत मुश्किल से रह पाते हैं। मैं खुद उन्हें महीनों में देखता हूँ। और आपको पता है उस दिन जिस दिन आप घर पर आए थे, उस दिन गाने शायद पहली बार ऑफिस से ब्रेक लिया था, तो मैं बस खा के साथ जिम्मेदारियों को बांटना चाहता हूँ। यांग ने कहा, बहुत अच्छा फैसला है जान, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, और इस चीज़ के लिए तुम्हें आगे कदम बढ़ाने होंगे। खुद को मजबूत करो, तभी तुम ईबो के कंधों से कंधे मिलाकर चल पाओगे। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं कर पाओगे, मैं यकीन मान कर कहता हूँ कि ईबो तुम्हें कभी आगे आने नहीं देगा। वो
वो कभी तुम्हारे साथ अपने बर्डन्स को शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि वो अपने बर्डन्स को तुम्हें देखकर शायद तुम्हें और ज़्यादा परेशान करेगा। तो खुद को मजबूत बनाओ ताकि तुम ईबो के साथ चल सको। और ये मैं ईबो के फ्रेंड बनने के नाते नहीं एडवाइस दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बड़े भाई बनने के नाते एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है साथ यांग ने मुस्कुरा कर एक स्माइल दी। जान भी सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो यांग की इस बात का मतलब समझ रहा था। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही और बात करते रहे। तभी जान को महसूस होता है कि कोई एक शख्स उसके बगल में आकर खड़ा हो चुका है। यांग ने भी मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी जो थे। जान ने कहा, सेक्रेटरी जो ने कहा, जी मास्टर, यंग मास्टर ने आपके लिए ये भिजवाया है। ये कहते के साथ सेक्रेटरी जो ने एक ब्लैक कार्ड जान के हाथों में रख दिया था। जान को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो बस सेक्रेटरी जो की तरफ देखने लगा। सेक्रेटरी जो ने कहा, यंग मास्टर ने कहा है वो अभी थोड़ा बिजी हैं, तब तक आप जाकर अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर लीजिए बॉल पार्टी के लिए, और आप मास्टर के लिए भी ड्रेस परचेज कर सकते हैं। बाकी बात वो आपको रात में आकर करेंगे, ओके। ये कहते वक्त सेक्रेटरी जो स्माइल कर रहे थे और जान एकदम से ऐसे अलर्ट ही हो गया। उसने कहा, क्या गाने कहा है मैं उनके लिए भी शॉपिंग करूँ? इसका मतलब इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, सेक्रेटरी जो ने कहा, सर इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। जो कुछ भी मुझे यंग मास्टर ने कहा है मैंने आपको कह दिया, और वो चाहते हैं कि अब आप जाकर शॉपिंग कीजिए क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और अभी यंग मास्टर को समय लगेगा। ये मीटिंग बहुत लंबी चलेगी, तो आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी वो रात को आपको मिलेंगे। हिकत के साथ सेक्रेटरी जो ने बहुत ही ओबीडियंटली वो किया और उसके बाद वो वहाँ से जा चुके थे। जान भी वहीं ऐसे स्टैंड खड़ा हुआ था। तभी यांग ने विजिल करते हुए कहा, चलो चलो आगे बढ़ो, शॉपिंग का तो मज़ा ही कुछ और है। अब तुम्हारा हस्बैंड चाहता है कि तुम उनके पैसे उड़ाओ, तो चलो दोनों मिलकर पैसे उड़ाने चलते हैं और ईबो के लिए बढ़िया सा ड्रेस खरीदेंगे और तुम्हारे लिए भी बड़ी। ये कहते हुए यांग मुस्कुराने लगा। जान ने कहा, लेकिन का? यांग ने कहा, वो अभी बिजी है और वो बिजी ही रहेगा ये सो कॉल्ड ओल्ड पीपल्स के साथ। तब तक मैं और तुम ईबो की ये जिम्मेदारी उठा लेते हैं, क्या कहते हो? ये कहते के साथ यांग ने बड़ी सी मुस्कुराहट दी और जान ने सिर्फ नोट किया। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हाँ यांग सही कह रहा है, ये भी एक जिम्मेदारी ही है। हर इंसान ये तो कर ही सकता है, और बॉल पार्टी के लिए उसे ड्रेस तो चाहिए ही और उसके लिए उसे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने आखिरी बार ईबो की तरफ देखा जो ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा था, और उसको जाने से पहले ईबो ने नोट किया, जान ने भी नोट किया, और उसने एक मुस्कुराहट दी और वहाँ से चला गया। अब लगभग 1 घंटे के बाद सिटी हॉल मॉल में इस वक्त जान और यांग, और ना ही सिर्फ जान और यांग बल्कि जान की पूरी दोस्त की पलटन उस बड़े से मॉल में खड़ी हुई थी। ये समझ लो उत्पात मचा रही थी। कोई ये ड्रेस चेक कर रहा था तो कोई वो ड्रेस। बिल्कुल इस वक्त किसी गाला की तरह वहाँ पर इवेंट चल रहा था। हर इंसान अपनी ड्रेस को बार बार चेक कर रहा था, और ये करते करते उन्हें अब लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक भी उन्हें कोई परफेक्ट ड्रेस मिली नहीं थी। जी ने कहा, जान यहाँ तो कुछ अच्छा है ही नहीं। जान ने कहा, हाँ जी सही कह रही हो, मुझे भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। सूचैंग ने कहा, लेकिन मुझे तो लगता है ये ड्रेस ठीक रहेगी, क्या कहते हो तुम लोग? ये कहते हुए सूचैंग की तरफ सब देखने लगे, और वहीं सूचैंग के हाथों में एक बहुत ऑर्डिनरी सा ब्लैक कलर का सूट था। जी ने कहा, सच में तुम ब्लैक कलर का सूट पहन के जाना चाहते हो? वहाँ सब लोग आधे ज़्यादा लोग ब्लैक कलर का सूट पहन कर आएंगे, और एटलीस्ट कुछ तो यूनिक करो सूचैंग, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये कहते के साथ जी ने अपने हाथ बांध लिए। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी ये तुम सही कह रही हो, और हाँ सूचैंग ये तुम भी क्या सच में बहुत बोरिंग सूट लेकर आए हो। कुछ अच्छा चुनो ताकि हम उस पूरी पार्टी के अंदर सबसे यूनिक लगे। ऑफ कोर्स वी आर स्टार्स, और ये हमारी फेयरवेल पार्टी है। टिकट के साथ जान जी का हाथ पकड़कर उसे लगभग झकझोर रहा था। जी ने कहा, हाँ सही कह रहे हो शान, तो सूचैंग कुछ अच्छे से चुनो वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते के साथ वो लगभग कूद कर सूचैंग की तरफ देखने लगे। यांग इन सब की सारी हरकतों को देख रहा था और उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने खड़े होते हुए कहा, हे तुम सब जूनियर्स, तुम सच में बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो, और तुम ऐसे ही ड्रेस सिलेक्शन करोगे तो तुम कल रात तक भी अपनी ड्रेस को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, और पार्टी में जाना तो तुम भूल ही जाओ। यांग की ऐसी बातें सुनकर जान ने कहा, ओ आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपके पास कोई सजेशन है। अगर आप कोई सजेशन नहीं दे सकते तो बेहतर है आप हम लोग को टीज भी ना करें प्लीज। लेकिन जान यांग को देखने लगा। यांग ने जान के बालों को रफल करते हुए कहा, ओहो मैं एंग्री बनी, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सजेशन है। जान ने ये बात सुनकर तुरंत यांग की तरफ देखते हुए कहा, आपके पास सजेशन है? यांग ने कहा, हाँ। जान ने कहा, तो बताइए ना क्या? जी ने कहा, हाँ हाँ प्लीज बताइए ना, हेल्प कीजिए। यांग ने कहा, ओके मेरे पास एक जगह है जहाँ तुम सब लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस मिल सकती है। जान ने कहा, तो आप इतनी देर से चुप कर बैठे हुए थे, आप पहले भी तो बता सकते थे, कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई हम सब लोगों की। यांग ने कहा, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। जान ने कहा, यू मीन आप इतनी देर से हम लोगों को परेशान होते हुए देख रहे थे, और आप जानते थे ना कि हम लोग को यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आएगा, फिर भी? यांग ने कहा, हो थोड़ी सी तो मेहनत करो, तुम तो अभी से ही थक गए, खैर चलो अब हम लोग चलते हैं। जान ने कहा, पर कहाँ? यांग ने कहा, अरे तुम चलो भी। ये कहते हैं शिकायत करते हुए फाइनली वो लोग उस फ्लोर से अब नीचे वाले फ्लोर पर आ गए थे। सब लोग साथ चल रहे थे। तभी जी ने कहा, वहाँ जाने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा खा लें ताकि वहाँ जाने के लिए हमारे अंदर एनर्जी रहे। जान ने कहा, हाँ ये ग्रेट आइडिया है। यांग ने कहा, ओके तुम सब लोग खा लो, फिर आधे घंटे में हम लोग निकलते हैं, तब तक मैं मैसेज कर देता हूँ, वो ड्रेस तैयार रखेगा। जान ने कहा, तो आप नहीं बताने वाले ना कहाँ है?
यांग ने कहा बी पेशेंट, सब कुछ अच्छा होगा। ये के साथ उसने एक अशरंस वाली स्माइल दी। जहान ने फिर बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया और अब वो लोग फाइनली फूड कोर्ट में बैठकर खाना खा रहे थे। अच्छी खासी बातें चल रही थी। तभी जहान ने कहा ओके तुम सब लोग अपना खाना फिनिश करो, मैं जब तक बिल पे कर आता हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। यांग ने कहा मैं कर आऊँ। जहान ने कहा डोंट वरी मैं कराऊंगा। इसके साथ ही जान वहाँ से चला गया था। जान ने अभी भी अपने फेस के ऊपर मास्क लगाया हुआ था और हैट पहना हुआ था सर के ऊपर, इसीलिए उसे बहुत सारे लोग पहचान नहीं सकते थे। और यही गलती हो गई जान के पीछे खड़े हुए 2 लोगों से जो कि अपनी ही धुन में बड़बड़ कर रहे थे, और वो कोई और नहीं बल्कि जाओ लूसी और शाओ टोंग थे। शाओ टोंग ने कहा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ लूसी। लूसी ने कहा मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। शाओ टोंग ने कहा लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें प्रेसिडेंट वांग ने फायर कर दिया। लूसी ने कहा मैं नहीं बताना चाहती। शाओ टोंग ने कहा कम ऑन बताओ भी, ऐसा क्या हुआ, तुम रातों रात क्यों फायर कर दी गई, तुम तो वहाँ पर स्पेशल परमिशन से आई थी ना, आई मीन टू तुम्हारे फादर की वजह से। सारी बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था जब उसने ये सुना कि लूसी को फायर कर दिया गया है। लेकिन क्यों? कल तक तो वो इतना एरोगेंटली वहाँ पर वॉक कर रही थी और ईबो के कैबिन को अपना कैबिन बता रही थी, तो अचानक से उसे फायर क्यों कर दिया गया? इसलिए जहान का इंटरेस्ट कंप्लीटली शिफ्ट हो गया था ताकि वो एक भी वर्ड को मिस ना करते। तभी लूसी ने कहा वो एरोगेंट बिच। शाओ टोंग ने कहा बिच कौन? लूसी ने घूर कर शाओ टोंग की तरफ देखते हुए कहा वो शाओ जान। अपने लिए बिच वर्ड सुनकर जान को तो लगभग गुस्सा आ गया था। वो अभी लूसी को बताना चाहता था, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने वो बात सुनी एकदम उसकी हंसी छूट गई। लूसी ने कहा ईबो ने मुझे जान की वजह से निकाल दिया। शाओ टोंग तुम बिलीव कर सकती हो, मैंने उस बिच को जरा 2-4 बातें क्या कह दी, उसने मुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया और मुझे उस ऑफिस से बाहर निकाल दिया। कैन यू बिलीव इट? मुझे जाओ लूसी को जैसे सब अप्रोच करना चाहते हैं, उसे ईबो ने वहाँ से ऐसे ही निकाल दिया। शाओ टोंग ने लगभग हंसते हुए कहा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था वो जान उसके लिए सच में स्पेशल है और तुम उसी से बैग लेने चली थी। अब भुगतो। ठीक है तो वो अपने कंधे उचकाने लगी और लूसी सिर्फ उसे घूर कर देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ जान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त हंसना चाहिए या रोना, क्योंकि एक लड़की उसे उसके पीठ के पीछे खड़े होकर गाली दे रही है, लेकिन जिस चीज़ की वजह से वो उसे गाली दे रही है वो चीज़ जान को हंसने पर मजबूर कर रही है। इसीलिए जान ने सिर्फ इस अजीब सी न्यूज़ का मजा उठाना ही बेहतर समझा। उसे तुरंत अपना बिल पे किया और वो लगभग विजल करता हुआ वापस अपने दोस्तों के पास आ चुका था। और जान का इतना शाइनी मूड सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जान को सिर्फ अजीब निगाहों से देखने लगे। यांग ने कहा ऐसा क्या मिल गया तुम्हें जो तुम इतना खुश हो रहे हो? वही जी ने कहा जान क्या हुआ है तुम्हें, क्या कुछ लॉटरी वगैरह मिल गई है? सूचंग ने कहा शायद इसे कुछ अपना फेवरेट मिल गया होगा, शायद बोबा टी। ये कहते हुए सूचंग अपना अभी भी खाना खा रहा था। जान ने कहा तुम सब लोग बात छोड़ो और जल्दी करो, मुझे मेरे गा के लिए भी आई मीन टू से मेरे हस्बैंड के लिए भी ड्रेस लेनी है, तो कम ऑन फास्ट। ये कहते हुए जान खड़ा हो गया। बाकी सब लोग सिर्फ उसे भी घूर कर देख रहे थे क्योंकि जान ने हस्बैंड वर्ड पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है। यह कहीं ना कहीं जान के मन की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। फाइनली वो लोग अपनी कार में थे। जान ने कहा कि क्या कहाँ है? उसे मैं कब से कॉल डायल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर यह आंसर ही नहीं दे रहा। जूचेंग ने कहा उसके बारे में तो पूछो ही मत, जब से उसे वो अपना बॉयफ्रेंड मिला है ना तब से वो पागल हो चुका है। सीरियसली लिटरली वो बंदा हाथ में ही नहीं आया है। जान ने कहा हाँ कमाल है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हाउशवान का उसके बॉयफ्रेंड है। तभी यांग ने हंसते हुए कहा हाँ यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन इस बात को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं और यकीन मानो वो हाउशवान तुम्हारे इस दोस्त के पीछे पागल है। पागल नहीं, वो बहुत बड़ा पागल है इसके पीछे। कहते हुए यांग हंसने लगा और उसकी ऐसी बातें सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। इसी तरीके से लगभग आधे घंटे के बाद फाइनली वो लोग बहुत बड़े से स्टूडियो के सामने खड़े हुए थे और जान ने लगभग चौंकते हुए यांग की तरफ देखते हुए कहा आप हमें कहाँ लाए हैं? यांग ने कहा एक ऐसी जगह जहाँ से बेहतर कपड़े तुम्हें पूरे चाइना में नहीं मिल सकते। कम ऑन, ये एक ब्रांड न्यू और एक्सक्लूसिव शॉप है और खुश हो जाओ, तुम लोग यहाँ के फर्स्ट गेस्ट बनने वाले हो, या यूँ कहो फर्स्ट कस्टमर। एक साथ वो लोग फाइनली उस स्टूडियो के अंदर आ गए थे, या यूँ कहो उस बड़ी सी जगह के अंदर जहाँ सब चीज़ें इधर उधर नजर आ रही थी। वही जान ने कहा क्या कहा? आप हमें एक ऐसी जगह लाए हैं जहाँ से अभी तक किसी ने शॉपिंग तक नहीं की है। यांगा, अगर ये आपका कोई प्लान है मुझे टीज करने का तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर इससे पहले कि जान कुछ भी कहता एकदम से ज़हीन चिल्लाते हुए कहा तुम। जान और सबका ध्यान भी उस सामने आकर मुड़ चुका था और जो सामने उन्होंने देखा उन्होंने लगभग लिटरली सबके मुंह बंद कर दिए। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? आई नो आज का चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रेची हो गया और बहुत सारी इधर उधर की बातें ज़्यादा हो गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब कुछ आगे आने वाले चैप्टर की बिल्डिंग के लिए है। बाकी आप मुझे बताइएगा चैप्टर आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कौन है सामने जिसको देखकर बाकी सब लोग शांत हो गए हैं और कौन है इस स्टूडियो का ओनर। देखते हैं, ये सब कुछ तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बाकी आपके पास कोई सजेशन हो या फिर कोई गैस हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी यांग ने जो आज कुछ जान के साथ शेयर किया उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ईबो की इतनी जो बिजी लाइफ है, क्या कहीं किसी हद तक जान उसका जिम्मेदार है? आप लोगों को क्या लगता है? बाकी ये भी बताइएगा ईबो का जो रिवेंज है लूसी के साथ वो सच में परफेक्ट है ना? बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।